वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ भस्मा के बारे में। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने भस्मा की डेफिनेशन और उसके मेकिंग प्रोसीजर को समझा था और आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ भस्मा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ भस्मा का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया हुआ है कि स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिकली हम किसी भी जो ड्रग होती है या फिर जिस भी चीज़ का हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होते हैं उसमें हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, उसकी प्योरिटी को चेक करते हैं। तो इस भस्मा के स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करेंगे? भस्मा के स्टैंडर्डाइजेशन में हम भस्मा की क्वालिटी को और भस्मा की प्योरिटी को चेक करेंगे। तो बेसिकली ये जो भस्मा का स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर जो है इसमें ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं, मतलब जब हम भस्मा को बना रहे हैं तब भी हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर को देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला पैरामीटर है स्टैंडर्डाइजेशन का वो क्या है? मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भस्मा को चेक करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हमें भस्म ऑब्टेन हो गई, जिस भी प्रोडक्ट की भस्म होगी, जिस भी मटेरियल की भस्म होगी, तो जब हमें वो ऑब्टेन हो गई तो उसके बाद हम उसका जब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो उसमें हम उसके फिजिकल कैरेक्टर को चेक करेंगे। फिजिकल कैरेक्टर को चेक करने के लिए जैसा कि इसके पहले जितने भी मैंने प्रिपरेशंस बताई हुई हैं तो उसमें जब हम किसी भी प्रोडक्ट का फिजिकल चेकिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा पहला मेथड होता है वो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। अब भस्मा के केस में क्या होता है? भस्मा के केस में भी हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन जो इसके इवैल्यूएशन के जो पैरामीटर्स हैं इनको आयुर्वेदिक टर्म्स कुछ दिए गए हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं ये हर्बल प्रिपरेशंस हैं और बेसिकली ये क्या है, आयुर्वेदिक इन नेचर है। मतलब आयुर्वेदा में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो इनका जो इनका टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम इनको टेस्ट कर रहे हैं, इसकी प्योरिटी को चेक कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, इसके टेस्टिंग के प्रोसीजर को जो आयुर्वेद में कुछ टर्म्स दिए गए हैं उस टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें भस्मा की क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला टेस्टिंग प्रोसीजर है वो क्या है? पहला है हमारा कलर। तो कलर जैसा कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ तो में हमने बताया है, ये कलर, अडर, टेस्ट, यही सब हम चेक करते हैं। तो कलर भस्मा का एक स्पेसिफिक कलर होगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि भस्म क्या होती है, बाय द इंसर्शन प्रोसेस ऑब्टेन होती है, यानी बाय द बर्निंग प्रोसेस ऑब्टेन होती है। तो जब कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसका क्या होगा, जब लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसका कुछ कलर तो होगा ही। जैसे कि हम जब धूप जलाते हैं तो वो लास्ट में कैसी राख जैसी ब्लैकिश राख मिलती है। इसी तरीके से जो भी भस्म होगा, किसी भी मेटल का हम भस्म यूज़ करते हैं या फिर किसी भी कोई भी मेटल यूज़ करते हैं भस्म के लिए, तो जो भस्म हमें ऑब्टेन होगी बेसिकली वो भस्म उस मेटल से रिलेटेड होगी। मतलब क्या है कि अगर हम स्वर्ण भस्म की बात कर रहे हैं तो जब हम स्वर्ण भस्म को यूज़ करेंगे तो स्वर्ण भस्म में क्या है, जो भस्म होगी वो येलोइश इन कलर होगी। मतलब जो भस्म का कलर होगा वो डिपेंडेंट होगा कि उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, उसका मेन मटेरियल क्या है जिसकी हम भस्म बना रहे हैं। तो कलर को हम चेक करेंगे और कलर को चेक करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये भस्म प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उनकी भस्म को जब हम चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर कलर हम उनको चेक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कलर की बात। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें हम करते हैं निष्वादुतम। ये क्या है? ये
आयुर्वेदिक टर्म है निष्वादुतम। निष्वादुतम जो होता है बेसिकली, जब हम भस्म की बात कर रहे हैं तो भस्म हमेशा टेस्टलेस होता है। वर्ण के बाद जो हमें ऑब्टेन हुआ उसको हमने भस्म बोला, तो भस्म को अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो टेस्टलेस होता है। तो बेसिकली निष्वादुतम में हम टेस्ट को चेक करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में पहला होता है अडर, देन टेस्ट। टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट को हम आयुर्वेदा में निष्वादुतम बोल रहे हैं, जो कि हम भस्मा के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, मतलब ये क्या होगा, टेस्टलेस होगा। भस्म का जो हमें भस्म मिलेगी वो टेस्टलेस होगी, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ सर्टेन मेटल्स की अगर हम बात करें, उनका कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टेस्ट हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मेटल के केस में। कुछ मेटल्स के अपने खुद के जो टेस्ट होते हैं, तो उनके भस्म में भी वो टेस्ट मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टेस्टिंग मेथड है वो है निश्चंद्रत्वम। निश्चंद्रत्वम में क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम भस्म के लस्टर को चेक करते हैं, उसके शाइनिंग को चेक करते हैं। तो जब कोई भी मेटल होती है, जब कोई भी जो मेटल होती है उनका खुद का एक चमक होती है, उनकी खुद की एक शाइन होती है। लेकिन जब हम उसको भस्म में बदल देते हैं तो ये लस्टर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लस्टर चेंज हो जाता है, लस्टर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्योंकि जब भस्म, आप कभी भी कोई भी राख देखेंगे तो उसके अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती। कभी आपने देखा है क्या कि जो आपने अगर जो कंडे होते हैं उनको वो करने के बाद उनमें शाइनिंग आ रही है? नहीं, क्योंकि राख मतलब क्या है, राख तो बर्निंग के बाद जब हमें ऑब्टेन हुआ तो उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं रहेगी। तो हम इसमें जो प्रोडक्ट है भस्म का, उसकी लस्टर को चेक करेंगे कि उसमें क्या लस्टर है या नहीं है। अगर लस्टर है मतलब वो भस्म प्योर नहीं है, लस्टर लेस होगा तो मतलब भस्म प्योर होगी, उसमें किसी भी तरीके की शाइनिंग नहीं होगी। तो इसमें हम ये चेक करते हैं। तो कलर हो गया, टेस्ट हो गया, यहाँ पे हमने इसके इसको यहाँ पे क्या चेक किया, उसके अपीयरेंस को चेक किया, लस्टर को चेक किया। नेक्स्ट है हमारा रेखापूर्णत्वम। रेखापूर्णत्वम में क्या करते हैं, रेखापूर्णत्वम में जैसे ये आपकी फिंगर है, अगर आप इस फिंगर को अपनी देखेंगे ध्यान से तो इसमें महीन महीन रेखाएं हैं। ध्यान से देखेंगे तो इसमें महीन महीन रेखाएं हैं। अब क्या होता है, जो भस्म होती है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स होने की वजह से जब ओरिजिनल भस्म होती है, तो जब आप उस भस्म को अपनी फिंगर में, और यहाँ अगर आप अपनी फिंगर के बीच में, अंगूठे के बीच में, फिंगर के बीच में लेके अगर उसको रब करोगे आप कुछ इस तरीके से, जब हम उसको रब करेंगे तो होगा क्या, ये जो भस्म होगी ये इन माइन्यूट जो रेखाएं हैं, जो पतली पतली रेखाएं हैं, उनमें चली जाएगी, उनमें फिल हो जाएगी। और ये तभी हो सकता है जब भस्म प्योर होगी, भस्म एकदम माइन्यूट साइज में होगी, नैनो पार्टिकल्स में होगी, तभी ये हो सकता है। कभी आपने नमक को ऐसे करके देखा कि नमक फिल हो जाता है? नहीं। लेकिन अगर आप भस्म को करेंगे, रब करेंगे उंगली में, तो वो क्या हो जाएगी, उन रेखाओं में घुस जाएगी, उन रेखाओं को फिल कर देगी। और ये दिखाता है कि वो जो भस्म है उसका साइज नैनो पार्टिकल्स से रिलेटेड है, मतलब नैनो पार्टिकल साइज का है, और भस्म हमारी प्योर है, भस्म हमारी सही है, ठीक है। ये हो गया रेखापूर्णत्वम में। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि रेखा मतलब क्या है, रेखा आपकी हाथ की रेखा, पूर्णत्वम मतलब क्या है, पूरा भर देना उसको, ठीक है। इसको सब रिमाइंड करने के लिए बता रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वरितारा। वरितारा में क्या करते हैं, वरितारा में जब आप एक बीकर लेंगे, एक बीकर में आप पानी फिल कर देंगे, ठीक है, बीकर में पानी फिल कर दीजिए। उसके बाद इस भस्म को आप स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसे हम नमक को स्प्रिंकल करते हैं वैसे ही आप इस भस्म को उस बीकर के पानी में स्प्रिंकल कर दीजिए। उससे क्या होगा, ये जो भस्म होगी, जो ओरिजिनल भस्म होगी, वो उस पानी पे फ्लोट करेगी, वो सेटल डाउन नहीं होगी, वो उस पानी पे फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। तो अगर वो भस्म पानी पे फ्लोट कर रही है, इसका मतलब वो भस्म ओरिजिनल भस्म है। तो ये क्यों होता है, ये ड्यू टू द सरफेस टेंशन की वजह से ये प्रोसेस होती है। तो भस्म को, ओरिजिनल भस्म को पानी पे फ्लोट करना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो टॉप पे ही ऐसे यहाँ पे फ्लोट करेगी, यहाँ पे पानी फिल होगा, ठीक है।
ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा उनामा टेस्ट। उनामा टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने अब ये पानी पे फ्लोट के जब करवा दिया, तो इसके ऊपर जब आप चावल के दाने डालोगे, चावल के दाने अगर हम डालते हैं तो वो चावल के दाना तो हैवी है, उसको सेटल डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसी भस्म के ऊपर ही रहेगा, भस्म के ऊपर ही तैरेगा। तो ये टेस्टिंग यूज़ की जाती है भस्मा की प्योरिटी को चेक करने के लिए कि जब हम उसमें चावल के दाने को डालेंगे तो भस्म सेटल डाउन नहीं होगी, वो फ्लोट करती रहेगी और उसके ऊपर वो चावल का दाना है वो फ्लोट करता रहेगा। तो ये चेकिंग होती है। इसके बाद क्या है, राइस फ्लोट ऑन द भस्मा, वही चीज़ बताया मैंने। इसके बाद है पार्टिकल साइज। तो हम पार्टिकल्स की साइज को, जो भस्मा की पार्टिकल साइज होती है उसको भी चेक करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो भस्मा है ये पाउडर डोजेस फॉर्म है और इसके जो पाउडर की साइज होती है वो नैनो पार्टिकल्स के रेंज तक जाती है। तो इसमें हम क्या है, पार्टिकल्स की साइज को भी चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। अब प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करेंगे, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द मेकिंग प्रोसीजर, जब हम भस्मा को बना रहे होंगे तो जो जो हम मेथड यूज़ कर रहे थे, जो जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे थे, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम टेस्टिंग करेंगे। मतलब कि जैसे आपने भस्म की जो स्टेप्स आपने पढ़े, शोधन, मारन, धावन, चालन, ये जितने भी आपने स्टेप्स पढ़े, हर स्टेप से प्रोडक्ट को लेकर और उसके बाद उसकी टेस्टिंग को किया जाता है। इन प्रोसेस चेकिंग इसको आप बोल सकते हो कि प्रोसेस के समय हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इन प्रोसेस चेकिंग चलती रहती है कि प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है तो उस समय उसकी टेस्टिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में है तो उस समय उसकी टेस्टिंग होती है, फिर क्यूसी में, फिर उसके बाद जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है तो उसमें भी उसकी टेस्टिंग होती है। इसी तरीके से हम भस्मा के प्रोसीजर में भी इन प्रोसेस चेकिंग करते हैं। ड्यूरिंग द मेकिंग प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोडक्ट को लेकर के चेक करते रहेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो लास्ट में भस्मा हमें ऑब्टेन हो वो अच्छा भस्म मिले। कि मान लीजिए आपने किसी भी वन स्टेप में आपने कुछ फॉल्ट कर दिया तो आपका जो लास्ट तक आपका जो प्रोडक्ट गया वो अच्छी भस्म आपको मिली ही नहीं। जब अच्छी भस्म नहीं मिलेगी तो वो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर को फेल कर देगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको रोकने के लिए इन प्रोसेस चेकिंग चलती है कि हम स्टेप बाय स्टेप उस प्रोडक्ट के चेकिंग करते रहें, जिससे कि जो लास्ट में प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का भस्म हमें ऑब्टेन हो। ठीक है, ये हो गया। इसमें वही है कि ऑल द प्रोसेस शोधना, मारन, चालन etc को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। नेक्स्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करेंगे, जब हमें भस्म ऑब्टेन हो गई ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन के बाद, तब हमें उसके स्टैंडर्डाइजेशन को चेक तब हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी हेल्प से हम भस्म के नेचर को, भस्म को चेक करेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ क्यों की जाती है, क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ की जाती है ना, तो इसको भी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में इसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सैम बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, फॉर सरफेस मॉर्फोलॉजी को चेक करने के लिए हम सैम को यूज़ करेंगे। सैम में हम बेसिकली इस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को चेक करने के लिए किया जाता है। तो सरफेस मॉर्फोलॉजी को चेक करने के लिए हम सैम को यूज़ करेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को भी हम यूज़ करेंगे। तो ये वो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम भस्म के प्योरिटी को चेक करेंगे, जिसमें हम सभी इंस्ट्रूमेंटेशन जो चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑल दिस टेक्निक हम भस्म के क्वालिटी को चेक करेंगे और उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी के लिए है, सैम हमारा मॉर्फोलॉजी के लिए है। ठीक है,
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, बस वही चीज़ें हैं कि बस हमें क्या है, भस्म की प्योरिटी को चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करेंगे। और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हर प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिजिको केमिकल मैथड। अब फिजिको केमिकल मैथड में हम क्या करते हैं, तो हमारा आएगा फिजिको केमिकल मैथड। तो फिजिको केमिकल मैथड में हम एश वैल्यू को चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, एश वैल्यू को चेक क्यों कर रहे हैं, फॉर क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, प्रोडक्ट की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम एश वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, अब एश वैल्यू को चेक करने के लिए क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी एश वैल्यू को चेक करेंगे। तो जो हमारी पहला हम एश वैल्यू चेक करेंगे वो होगा टोटल एश, कि टोटल एश कितनी है। नेक्स्ट है एसिड इनसॉल्युबल ऐश हमारे पास कितनी है। नेक्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल ऐश कितनी है। नेक्स्ट है हमारा सल्फेटेड ऐश कितनी है। इन सभी को हम चेक करते हैं, इन सभी के पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे कि किस तरीके की कौन कौन सी ऐश भस्म में प्रेजेंट है। क्लियर। इसके बाद क्या है, सेकंड चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है लॉस ऑन ड्राइंग। सेकंड जो मेथड है हमारा टेस्टिंग का वो है लॉस ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग के बाद कितना लॉस हुआ, बेसिकली जो ड्राइंग का प्रोसीजर है लॉस ऑन ड्राइंग को, इसमें हम क्या करते हैं, 2 ग्राम सैंपल लेंगे भस्म का, उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट एयर ओवन में रखते हैं और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है बर्निंग के बाद उसके वेट को चेक करते हैं। इस तरीके से हम लॉस ऑन ड्राइंग को चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल इवैल्यूएशन। तो माइक्रोबियल इवैल्यूएशन भी हम चेक करेंगे कि जो भस्म ऑब्टेन हुई है उसमें माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है वो कितना है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोबियल इवैल्यूएशन में हम कुछ माइक्रोब्स की क्वांटिटी को चेक करते हैं, जिसमें कि है हमारा ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, स्यूडोमोनास एड्रीजिनोसा। तो ये वो माइक्रोब्स हैं जिनकी क्वांटिटी को हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम भस्म को स्टैंडर्डाइज करते हैं और उसकी प्योरिटी को और उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम भस्म को इन सभी मेथड को यूज़ करके स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।